स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुमी एकेडमी पर। हमने वर्णमाला पढ़ा था और उसमें हमने लास्ट वीडियो में वर्णमाला में जाना था स्वरों का वर्गीकरण। उसमें हमने स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर हमने पढ़ा था कि उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने इन दोनों को जाना था डिटेल में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा हो जाएगा जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जीव के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव के आधार पर हमारे स्वर कितने होते हैं, 3 प्रकार के। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर, ये जो हमारे 3 होते हैं किसके आधार पर हो जाते हैं, जीव के आधार पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी जीव है और जो इसका जो ये आगे का हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, अग्रस्वर। और जो इसका ये बीच का हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, मध्यस्वर। और ये जो इसका ऊपर का हिस्सा है इसे लास्ट का हिस्सा बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पश्चस्वर। ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, पश्चस्वर के अंतर्गत। तो जो हमारा अग्रस्वर होता है वो क्या होता है, जो हमारे आगे से बोला जाता है, अर्थात जो हमारी जीभ है उसके जो आगे वाला हिस्सा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अग्रस्वर, जो आगे का हिस्सा होता है। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, अग्रस्वर। तो इसकी परिभाषा पे जाने से पहले आप इसके शब्दों पे जाइए। शब्द क्या कह रहे हैं इसके, अग्र मीन्स क्या होता है, आगे। अर्थात जो हिस्सा जीभ के आगे के हिस्से से बोला जाए, जो हमारी जीभ है उसके आगे हिस्से से बोला गया शब्द हमारा क्या कहलाएगा, अग्रस्वर। क्या कहलाएगा, अग्रस्वर। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है, स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के अग्रभाग काम करे। स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के आगे का हिस्सा काम करे, वो हमारा क्या कहलाता है, अग्रस्वर। अब कौन कौन से आएंगे इसके अंतर्गत, जैसे इसके अंतर्गत आएगा हमारा ई आ जाएगा, ई, इसमें ऋषि आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखिए इनका उच्चारण कुछ भी निकलता हो, लेकिन ये हमारे जो शब्द हैं ये किससे बोले जाते हैं, आगे, जीभ के आगे हिस्से से। अब जो हमारा ऋषि है, ऋषि हमारा किससे बोला जाता है, उच्चारण स्थान के आधार पर हमारा ऋषि मूर्धा से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, मूर्धा से। लेकिन यहाँ पर वो नहीं कहा गया, यहाँ पर हमारे जीभ के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो जीभ के आधार पर जब हम री बोलते हैं ऋषि, तो हमारे किसका आगे, जीभ का जो आगे का हिस्सा होता है वो काम करता है। तो जीभ का जहाँ पर आप बोलें, जहाँ पर आपके जीभ के आगे का हिस्सा काम करे वो किस में आता है, अग्रस्वर में। अब जैसे आपने बोला ई का, जब आप ई बोल रहे हैं तो आपके जीभ के आगे के हिस्सा काम कर रहा है, तो आप उच्चारण करिए ई। तो जब ई बोलते समय आपके आगे का हिस्सा काम करे वो किस में आता है, अग्रस्वर में। उसी तरह से हमारा ई हो जाता है, ई बोलते समय भी हमारा जीभ का आगे का हिस्सा काम करता है। और जब आप ऋषि बोलते हैं तो ऋषि जब आपने बोला तो आपके जीभ के आगे का हिस्सा काम किया है, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऋषि, अग्रस्वर। उसी तरह ए और ए ये भी हमारे अग्रस्वर में आ जाते हैं। तो दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है, मध्यस्वर। मध्य मीन्स क्या होता है, इसकी परिभाषा पे जाने से पहले इसके शब्दों पे जाइए। मध्य मीन्स क्या होता है, मध्य मीन्स होता है बीच वाला। मध्य मीन्स क्या होता है, बीच वाला। और जिन स्वरों को बोलते समय आपके जीभ के आप बीच का हिस्सा काम करे, अर्थात जो आगे का हिस्सा होता है और जो लास्ट का हिस्सा होता है, जैसे ये हिस्सा और ये हिस्सा छोड़कर आपके ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा काम करे, वो हमारा क्या कहलाता है, मध्यस्वर। जहां पर आपका ये हिस्सा काम करे, ये हमारा किस में आएगा, मध्यस्वर में। और मध्यस्वर, मध्य मीन्स ही होता है बीच वाला हिस्सा काम करे, आपके जीभ का बीच वाला हिस्सा काम करे, वहां पर कौन सा होता है, मध्यस्वर। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है, स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के बीच का हिस्सा काम करे, वहां पर आपका कौन सा होता है, मध्य स्वर। अब ये मध्य स्वर कौन सा होता है, मध्य स्वर हमारा एक होता है आ। कौन सा, आ, छोटा आ। इसे बोलते समय आपके सिर्फ आप इसे जब आप इसका उच्चारण करेंगे आ, तो जब आप आ बोलते हैं तो आपके जब आ बोलते समय आपके जीभ का बीच का हिस्सा उठता है। कौन सा हिस्सा उठता है,
और जहां पर आपके बीच का जीभ के बीच का हिस्सा उठता हुआ देखिए वहां पर आपका कौन सा होता है, मध्य स्वर। कौन सा होता है, मध्य स्वर। तो उसी प्रकार से हमारा हो जाता है अगला हमारा बचता है पश्च स्वर। तो पश्च स्वर किसे कहते हैं वो देखते हैं। चलिए आधार पर हमारा नंबर 3 हो जाता है पश्च स्वर। कौन सा, पश्च स्वर। अब इसकी परिभाषा से जाने से पहले हम आपसे हमेशा कहते हैं कि शब्दों के अगर कोई शब्द है उसकी परिभाषा पर जाने से पहले उसके शब्दों पर जाइए कि वो शब्द क्या कहना चाहते हैं। तो आप जब इसके शब्दों पर जाएंगे तो इसके शब्द क्या कहना चाहते हैं, पश्च। पश्च मीन्स क्या होता है, पीछे, पीछे। और स्वर मीन्स स्वर होते हैं पीछे लगे हुए स्वर, अर्थात जीभ के आधार पर पीछे वाले स्वर। तो यहाँ पर पश्च, अब इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपकी जीभ का पिछला हिस्सा काम करे। कौन सा, पिछला हिस्सा, अर्थात आगे वाले हिस्से के और बीच वाले हिस्से से जो पिछला वाला हिस्सा होता है वो काम करे, वहां पर कौन सा हो जाता है, पश्च स्वर। अब पिछला वाला हिस्सा कौन सा, देखिए ये हमारा आगे का हिस्सा हो गया तो अग्र स्वर कहलाया। मध्य का हिस्सा जो हमारा बीच का हिस्सा हो गया तो मध्य स्वर कहलाया। और जो आपके लास्ट का हिस्सा होता है अंदर वाला सबसे, वो हमारा कौन सा कहलाता है, पश्च स्वर। और पश्च, अब इनको जब बोलते समय आपके पीछे का जीभ के पीछे का हिस्सा का, अरे जीभ का पीछे का हिस्सा जब काम करे वो वहां पर कौन सा हो जाता है, पश्च स्वर। तो इसमें आते कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इसमें आता है बड़ा आ और उ, ओ, औ। ये शब्द हमारे किसमें आते हैं, पश्च स्वर में आते हैं। किसमें आते हैं, पश्च स्वर में। अब देखिए जब आप आ बोलेंगे, बोलिए आ, जब आपने आ बोला बड़े मतलब तेजी से निकला, छोटा होता है अ। जब अ बोलते हैं तो आपके बीच का जीभ के बीच का हिस्सा काम करता है। और जब आपने बोला आ तो आपके बीच कौन सा हिस्सा काम किया, जीभ के पिछले वाला हिस्सा काम किया। कौन सा हिस्सा काम किया, पिछले वाला हिस्सा काम किया। और जहां पर आपके जीभ के पिछले वाला हिस्सा काम करता है वो क्या कहलाता है, पश्च स्वर। अब इसके शब्दों पे ही मतलब इसके शब्दों से ही हमें समझ आता है कि अग्र और मध्य, अग्र मीन्स आगे, मध्य मीन्स बीच और पश्च मीन्स पीछे। तो देखिए आ बोला तो आपकी जीभ का पिछला हिस्सा काम किया तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, पश्च स्वर। आपने बोला उ, जब आप उ बोलते हैं तो आपकी जीभ का पिछला हिस्सा हिलता है। तो आपके जहां पर जीभ का पिछला हिस्सा काम करे वहां पर कौन सा होगा, पश्च स्वर। उसी तरह से हमारा हो जाता है ओ, औ। कौन सा, ओ, औ। और जब ये शब्द भी आप बोलते हैं तो आपकी जीभ का कौन सा हिस्सा काम करता है, पिछला हिस्सा काम करता है। तो आपको समझ आ गया ना कि जो अग्र स्वर होते हैं उसमें हमारे जीभ के अगला हिस्सा कार्य करता है। और जब आप उच्चारण करते हैं तो आपको स्वतः ही पता चल जाता है कि किन किन शब्दों से बोलते समय कौन कौन से स्वर जब हम बोलते हैं तो हमारे जीभ का कौन सा हिस्सा काम करता है। तो आप इन चीजों का उच्चारण करिए, स्वयं अपने आप उच्चारण करिए। रटना नहीं है, आप रटोगे नहीं, रटना नहीं है, रटने से आप भूल जाएंगे। जब आप स्वयं उच्चारण करके देखेंगे तो आपको इसके जो कौन से अग्र स्वर हैं, कौन से मध्य स्वर हैं और कौन से पश्च स्वर हैं स्वतः निकल के बाहर आ जाते हैं और इस तरह से आपको समझ आ जाता है। तो आपने जीभ के आधार पर जाना। तो अगला हमारा कौन सा होता है, होष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अर्थात होंठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं, हमारा होता है होष्ठ या होठों की स्थिति के आधार पर। अब होष्ठ हमारा कौन सा, संस्कृत का शब्द है। होठ हमारा क्या है, होष्ठ हमारा क्या है, होष्ठ संस्कृत का शब्द है। और होठ हमारा किसका शब्द है, हिंदी का शब्द है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से मिल सकता है कि होष्ठ के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं या ओठों के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ओठों के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन कौन से, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। आवृतमुखी और वृत्तमुखी। तो चलिए देखते हैं आवृतमुखी किसे कहते हैं। आवृतमुखी वो होता है जिन्हें हम बोलते हैं, जिन स्वरों को बोलते समय हमारा मुख गोलाकार ना हो, वो वहां पर हमारा कौन सा, आवृतमुखी होता है। अब देखिए आ मीस होता है नहीं, आ मीस क्या होता है, नहीं। और वृत्त मीस हमारा होता है गोला। तो इसके जो शब्द से ही हमारी परिभाषा बन जाती है कि आ मीस नहीं और वृत्त मीस गोला, अर्थात और मुखी मीस मुख के आधार पर।
अर्थात जिन शब्दों को बोलते समय हमारे ओंठ हैं वो गोलाकार नहीं होते हैं, वो किस में आते हैं? आवृतमुखी में। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है उस पर चल के देखते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार, वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, ना हो, वो हमारे कौन से होते हैं? आवृतमुखी। अब कौन कौन से इसमें आएंगे वो देखते हैं। इसमें हमारा आ जाएगा अ, आ, ई, ऋषि, ए। जब आप इन स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, जब आप इन स्वरों को बोलते हैं तो आपके ओंठ है वो गोलाकार नहीं होते हैं, ओंठ आपके गोलाकार नहीं होते हैं। देखिए इनको करके देखिए, जैसे आपने बोला आ, तो आपके ओंठ कैसे? गोलाकार नहीं हुए, और जहां पर आपके ओंठ गोलाकार ना हो वहां पर कौन सा होता है? आवृतमुखी। आपको रटना नहीं है, आप अपने मुख से स्वयं करके देखिए, बोल के देखिए शब्दों को बोल के देखिए। कोई सुन नहीं रहा है, आप अकेले हैं तो आप बोल सकते हैं। तो अगर कोई सुन रहा है कि हाँ आप कोचिंग में बैठे हैं, चलो ये मेरा मजाक बनाएगा, देखिए आ ई सीख रहा है, नहीं, आप अकेले बैठे हैं तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपको समझ आएगा कि वृत्तमुखी आवृतमुखी किसे कहते हैं। तो आप बोलिए आ। जब आप आ बोलते हैं और आ बोलते हैं तो आपका ओंठ कैसा है? गोलाकार नहीं होते हैं, और जहां पर आपके ओंठ गोलाकार ना हो वहां पर कौन सा होता है? आवृतमुखी। उसी प्रकार हमारा आता है ई। तो आप इन दोनों को भी बोलिए तो आपके ओंठ कैसे रहते हैं? गोलाकार नहीं रहते हैं। उसी प्रकार ऋषि, जब आप ऋषि बोलते हैं तो आपके ओंठ कैसे होते हैं? गोलाकार नहीं होते हैं, तो वहां पर ये किस में आ जाएंगे? आवृतमुखी। उसी प्रकार से हमारा ए हो जाता है, ए हो जाता है। तो ए का उच्चारण करते समय आपके ओंठ कैसे रहते हैं? गोलाकार नहीं होते हैं, तो वहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? आवृतमुखी। अब हमारा अगला हो जाता है वृत्तमुखी। कौन सा? वृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी में क्या होता है? वृत्त मीन्स होता है गोला, वृत्त मीन्स होता है गोल, और मुखी माने होता है मुख। अर्थात जिन शब्दों को बोलते समय हमारे जो ओंठ हैं वो कैसे हो? गोल हो, ओंठों की आकृति कैसी हो जाए? गोल हो जाए, वहां पर आपका कौन सा हो जाता है? वृत्तमुखी। कौन सा हो जाता है? वृत्तमुखी। तो आप इसकी परिभाषा क्या कहती है? चलिए वो देखते हैं कि इसकी परिभाषा कहती है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओंठ गोलाकार होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओंठ गोल हो जाए, उनकी आकृति है वो कैसी हो जाए? गोल आकृति की बन जाए। अर्थात जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओंठों की आकृति किस तरह से दिखे कि हम जब बोलते हैं तो हमारे ओंठ एकदम गोल से हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वृत्तमुखी। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आपका आ जाएगा उ, ओ, इनको बोल के देखिए, इनका उच्चारण करके देखिए। इन चारों का जब आप उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं उ। तो आपने जब उ बोला तो आपके ओंठ किस तरह से? एकदम गोल साइड से हो रहे हैं। किस तरह से हो रहे हैं? गोल हो रहे हैं, और जहां पर गोल होते हुए देखें वहां पर कौन सा होता है? वृत्तमुखी। उसी तरीके से जब आप बोलते हैं ओ, बोल के देखो ओ, तो यहाँ पर जब आप ओ बोलते हो तो आपके ओंठ की आकृति कैसी होती है? गोल आकृति की होती है। कैसी होती है? गोल। और जहां पर आपके ओंठ की आकृति गोलाकार दिखे, कैसी दिखे? गोलाकार, वहां पर कौन सा होता है? वृत्तमुखी। कौन सा होता है? वृत्तमुखी। तो आपने सीखा कि जो हमारे ओष्ठ के आधार पर स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। कौन कौन से? आवृतमुखी और वृत्तमुखी। आवृत मीन्स होता है हमारे ओंठों की आकृति गोलाकार नहीं होगी। जहां पर आप किसी शब्द को बोलते हैं तो आपके ओंठ गोल ना हो, वहां पर कौन सा होता है? आवृतमुखी। और जिन स्वरों को आप बोलते समय आपके ओंठों की आकृति कैसी हो जाए? एकदम गोल हो जाए, वहां पर कौन सा होता है? वृत्तमुखी। कौन सा होता है? वृत्तमुखी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम इसमें मतलब जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ इस तरह से आ जाते हैं। स्वरों के उच्चारण स्थान। यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि स्वर दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनमें इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको इस तरह से दे दिया जाएगा। तो उसमें हमने एक चार्ट बनाया। क्या बनाया? एक चार्ट बनाया जिससे आप समझ जाएं। एक चार्ट, तो इसलिए हमने आपको एक चार्ट दिया है और उसमें आपको समझाने के लिए एक चार्ट का प्रयोग किया है और आप समझ जाएं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए हमारा आता है आ, तो शब्द दे दिया जाएगा आपको आ। किससे बोला जाता है, वहां पर बोल दिया जाएगा कि जो हमारा आ शब्द है, छोटा आ और बड़ा आ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण ये किससे बोला जाता है, कंठ से। किससे बोला जाता है, कंठ से। अब कंठ आपका क्या होता है, यहाँ पर होता है, ये क्या कहलाता है, कंठ कहलाता है। तो आप इनका उच्चारण कीजिए, बोलिए आ। तो आपका जो आपने आ बोला तो आपका भार किस पर पड़ा, आपके कंठ पर, और आपका कंठ कहाँ पर होता है, ये। आप बोल के देखिए, इस पर हाथ रखिए और बोल कर देखिए, बोलिए आ। तो आपको इस पर जब हाथ रख रहे हैं तो आपका इस पर भार बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, भार। और कंठे पर भार पड़ रहा है, इसलिए किस पे बोल जाते हैं, कंठे से। और आपके कंठ से बोलने जाने के कारण इनका जो वर्ग होता है, इनका वर्ग होता है वो क्या है, इसे बोलते हैं कंठ है। क्या बोलते हैं, कंठ है। तो उसी प्रकार से हमारा होता है ई। आपको दे दिया जाएगा छोटा ई और बड़ा ई, हमारा इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये किससे हो जाता है, तालु से। तो तालु कौन सा होता है, जो आपके जीभ के ऊपर हिस्सा होता है, जो खाली हिस्सा होता है, कौन सा, खाली हिस्सा होता है। और उनसे उसके नीचे जो दांतों के नीचे, आगे जो नीचे वाले दांत होते हैं, उनके नीचे जो हमारा खाली हिस्सा होता है, वहां पर देखिए जब आप बोलेंगे ई तो आपकी जीभ उस खाली हिस्से को छू रही होगी और वहां पर रखी हुई होगी। जो आपके खाली हिस्सा होता है वही क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। तो आप इसका उच्चारण स्थान करिए ई। तो आपने ई बोला तो आपके जो नीचे के दांत हैं और जहां पर आपका खाली हिस्सा है वहां पर आपकी जीभ रखी हुई है ना, और वही आपका क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। तो ये आपकी जीभ ई और किससे बोलाते हैं, तालु से। किससे बोलाते हैं, तालु से। तो इसका नाम क्या पड़ा, तालव्य। क्या पड़ा, तालव्य। आपको रटना नहीं है, आप इनका उच्चारण करके देखिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा। और आप जब एग्जाम देने जाए तो आप बोल के देखिए शब्दों को, आपको एकदम से पता चल जाएगा। तेजी से नहीं, धीमे से बोल के देखिए, अपने मुख से धीमे से बोल के देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा ये किससे बोला जाता है और किससे। और अभी तो हम समझा रहे हैं ना आपको, आप मेरे साथ ही इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। आप अभी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप एक बार और इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको ये हमेशा के लिए समझ आ जाएंगे और आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। उसी तरह से हमारा कौन सा हो जाता है, उ, छोटा उ और बड़ा उ। कौन सा, छोटा उ और बड़ा उ। और आपसे बोल दिया जाएगा इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बोलिए उ। जब आप उ बोलते हैं तो आपके ओंठ कैसे हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं। आपके ओंठों की आकृति कैसे हो रही है, गोल हो रही है। कैसे हो रही है, गोल। तो जहां पर आपके ओंठों की आकृति गोल होती हुई देखिए, वहां पर कौन सा हो जाता है, तो वो किसके आधार पर होते हैं, ओंठों के आधार पर। किसके आधार पर, ओंठों के आधार पर। और आप बोलिए उ। तो आपके ओंठ गोल हो रहे हैं, आप किस पे बार पड़ रहा है, ओंठों पर, और आपके ओंठ गोल हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये किसके आधार पर बोले जा रहे हैं, ओंठों के आधार पर। तो इनका नाम क्या पड़ा, ओष्ठ्य पड़ा। क्या पड़ा, ओष्ठ्य। इनका वर्ग क्या हो जाता है, ओष्ठ्य। क्या हो जाता है, ओष्ठ्य। और उसी तरह से हमारा होता है ऋषि। क्या होता है, ऋषि। आप ऋषि को बोलिए, जब आप ऋषि बोलते हैं तो आपका क्या, मूर्धा, जीभ किस पे लगता है, मूर्धा पर। बोलिए ऋषि। जब आपने ऋषि बोला तो आपकी जीभ एकदम घूम के आपके जो ऊपर का हिस्सा है, जीभ के ऊपर का हिस्सा है, उस पे लगी, ऋषि। बोलिए ऋषि। तो आपने जब ऋषि बोला तो आपके जीभ का जो हिस्सा ऊपर साइड लगा, वही क्या कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, जो ऊपर खाली वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। तो आपकी ऋषि किससे बोली जाती है, मूर्धा से। इसका नाम पड़ा मूर्धन्य। इसका वर्ग क्या है, मूर्धन्य। अब देखिए ये ऋषि, और कुछ लोग इस ऋषि को जब हिंदी में लिखते हैं तो इसे इस तरह से ऋषि बोल देते हैं, ऋषि। तो इसका उच्चारण स्थान और इसका उच्चारण स्थान दोनों का अलग अलग होता है। कैसा होता है, अलग अलग होता है। आप इसे बोलिए ऋषि, बोलिए रे, बोलिए री। तो आप जब री बोलते हैं तो आपका जो आपकी जीभ है किस पे जाती है, दांतों पर। किस पे जाती है, दांतों पर। और आपकी जीभ दांतों को छूती हुई दिखती है। बोलिए री। जब आप री बोलते हैं तो आपकी जीभ एकदम नीचे को आती है और दांतों पे लगती है, दांतों पर। तो दांतों पर लगती हुई प्रतीत, तो वहां पर क्या, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, दंतव्य। क्या हो जाता है, दंत। तो इसका, और इसे जब बोलते हैं तो आप बोलते हैं ऋषि, ऋषि। तो आपने ऋषि बोला, आपकी जीभ झटके के साथ ऊपर लगी। किसमें लगी, ऊपर लगी।
तो ये हमारा किससे बोलता है, मूर्धन्य से। किससे बोलता है, मूर्धन्य से। और उसी तरह से हमारा ए कौन सा होता है, ए। जब आप ए बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान हमारा कंठ से होता है, तालव्य से होता है। बोलिए ए, तो यहाँ पर हाथ रखिए, ए बोलिए ए। और तालव्य आपकी जीभ रखी हुई होगी तालव्य पर, दांतों के नीचे का हिस्सा जो खाली है वहां पर आपकी जीभ रखी होगी। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, कंठ तालव्य। इसका नाम बड़ा कंठ है, तालव्य। अब देखिए जो हमारी ए और ए होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है, आ प्लस ई से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, आ प्लस ई से मिलकर हमारा क्या आता है, छोटी है और बड़ी है। तो हमारा आ किससे बोला जाता था, कंठे से बोला जाता था। किससे बोला जाता, कंठे से। और इन दोनों का उच्चारण, इन दोनों का वो मतलब आधार है, प्रयोग हुआ है, किससे हुआ है, आ प्लस ई से। हमारा जो आ प्लस ई से बना शब्द क्या है, ए और ए। तो हमारा आ बोला जाता है कंठे से और हमारी ई बोली जाती है तालव्य से। किससे बोली जाती है, तालव्य से। तो आप इस तरह से समझ कर चलिए कि जो हमारा ए है, इसका जो हमारा प्रयोग हुआ है आ प्लस ई से मिलकर हुआ है। और आ हमारा ओष्ठ उससे कंठे से बोला जाता है और ई हमारी तालव्य से बोली जाती है। तो इस तरह से इसका कंठ तालव्य, इसका बड़ा कंठ है तालव्य, कंठ है तालव्य। उसी प्रकार से हमारा होता है ओ औ। कौन सा होता है, ओ औ। और जब हम ओ औ का प्रयोग करते हैं तो इसका ये किससे बोला जाता है, कंठ से एवं ओठ से। कंठ से और ओठ से, इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, कंठोष्ठ। क्या दिया जाता है, कंठोष्ठ। अब देखिए इस ओ और ओ का जो प्रयोग, ओ और ओ किस वर्ड से निकल के बाहर आए हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, आ और प्लस उ मिलकर ये दो शब्द जब मिलते हैं तो हमारा शब्द निकल के बनता है ओ औ। तो आ हमारा कंठे से बोला जाता है और उ हमारा ओष्ठे से बोला जाता है। इस प्रकार आपके जो ओ और औ हैं वो किससे बोले जाते हैं, कंठ से और ओष्ठ से। इसलिए इनका जो वर्ग स्थान है ओष्ठे पड़ा, क्या, कंठोष्ठे पड़ा। क्योंकि आ और उ, आ हमारा कंठ से बोला जाता है और उ हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारा नया वर्ड निकल के ओ और औ आता है। तो इस तरह से समझ आया कि कहाँ से क्या हुआ है। तो इस तरह से आपको समझना है, ना कि रटना है, समझना है। और अगर समझ के चलेंगे तो हिंदी हमारी बहुत आसान हो जाएगी। और अगर आप रट रहे हैं इन चीज़ों को तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप रट्टा मारा हुआ सब भूल जाएंगे। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपको रट्टा मारा हुआ समझ नहीं आएगा। आपको ये लगेगा क्या था क्या नहीं था, तो आप वहाँ पर घबराएंगे। और अगर आप समझ के चलेंगे, उच्चारण करेंगे किसी चीज़ को, आप समझ के चलेंगे, फिर वहाँ एग्जाम हॉल में कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उच्चारण करिए तो आपको समझ आएगा। जैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि जो हमारे शब्द है कंठे से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, तो आपको ई दे दिया जाएगा, उ दे दिया जाएगा और एक आ दे दिया जाएगा। तो आपने उच्चारण किया ई उ, तो आपको लगा ई, या जीभ का नीचे, जीभ जो दांत है उसके नीचे हमारी जीभ जा रही है और जहाँ पर हमारी जीभ रखी हुई हो वो हमारा तालव्य होता है। और हम तो इसलिए हमारी ई तालव्य से बोली जा रही है। और जब आप ऊ करेंगे तो आपके ऊ करते समय तो आपके ओंठों की आकृति गोल हो रही है, तो आपको समझ आएगा यार इसमें तो ओंठों की आकृति गोल हो रही है, तो यहाँ पर हमारा ऊ नहीं होगा। फिर आप आएंगे आ पर, तो आप आ करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कंठे है और हम जब आ बोल रहे हैं तो पूरा भार हमारा कंठे पर पड़ना है। तो हमारा यहाँ पर जो हमारा कंठे से बोले जाने वाला शब्द क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। और आप अगर समझ के कर रहे हैं, अगर शब्दों को समझ रहे हैं और अगर रट्टा मार रहे हैं तो वो फिर आपको समझ आ ही गया होगा कि रट्टा मारने वाला एक ना एक दिन भूल ही जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि वर्णमाला में हमने वर्गों स्वरों के आधार पर पूरा कर लिया है। और अगली वीडियो जो हमारी होने वाली है वो हमारी होने वाली है व्यंजन के आधार पर। तो आपको समझ आशा करती हूँ कि समझ आ गया होगा अच्छे से। और अगर आपको अच्छे से समझ आया तो आप हमारा वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।